नमस्कार, चैनल न्यूज विजन के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ सिंह। उत्तराखंड में आई तबाही ने विकास के नाम पर पहाड़ों में की जा रही छेड़छाड़ के मामले में सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में आए दिन प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, जिससे इंसानी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। इनका कारण कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के रूप में सामने आता है। इसी विषय पर परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यावरण प्रहरी के अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर एस.के. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जे विजयन कॉलेज के भूगोल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. बंसल भी मौजूद हैं। बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं जे विजयन कॉलेज के शिक्षा विभाग के रीडर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं चैनल न्यूज विजन के संपादक नीरज कुमार जी। क्या कारण है उत्तराखंड में त्रासदी में कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ इसका कारण मान सकते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि प्रकृति का जो दोहन है वो एक सीमा तक किया जा सकता है, और जब मनुष्य प्रकृति के अपने एक सामान्य जो उसकी पारिस्थितिकी है, जब उसमें दखल देना शुरू करेगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। नदियों का प्रवाह बदल जाएगा, नदियों का जल स्तर बदल जाएगा, और वहाँ की प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन आएगा। जब किसी चीज़ में परिवर्तन आता है तो वो एक विपरीत परिणाम देती है। उसका परिणाम मैं मानता हूँ कि ये जो केदारनाथ और ये उत्तराखंड की जो त्रासदी है उसका एक परिणाम मैं मानता हूँ। इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय होने चाहिए, किस तरीके से? देखिए, रोकने का तो सीधा है कि जो गलतियाँ हमने करी उन गलतियों को हम न करें। हमने सारी नदियों को बांध दिया। नदियों के बारे में कहा जाता है कि नदियों को जब भी आप बांधेंगे तो अपने तट को तोड़ देंगे, और यही हमारी नदियों के साथ हुआ कि वो उफन के आई और उन्होंने अपने तटों को तोड़कर वो अपने पूरे ऐसे प्लावित रूप में बही कि जिन्होंने आसपास के सब क्षेत्र को समाप्त कर दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बांध बने जरूर बने, लेकिन एक हद से ज़्यादा बांध का बनाना, एक हद से ज़्यादा पानी का रोकना, ये नितांत अनावश्यक है और ये घातक है। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि नदियों को बांध दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि देश की नदियों को सभी को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए? देखिए, जोड़ने का लाभ होगा, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा ये नहीं कह सकते। लेकिन वो निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि वो लाभकारी अवश्य होगा। किसी नदी में पानी कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बाढ़ ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उसका लाभ दूसरी नदी को मिलेगा और पानी हमारा वेस्ट नहीं होगा। उपाध्याय जी, शर्मा जी ने कहा है कि नदियाँ जो है वो बांधने के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपका क्या व्यू है इसमें कि किस तरह? शर्मा जी जरा दूसरे संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। जो फिलहाल ये हुई नदियों को तो बांधा, आप कैसे बांधेंगे? ऊपर बारिश होती है, अब तो क्या हुआ है, अब तो बादल फटा है। बादल 15 किलोमीटर ऊपर जब हो जाता है, पानी फटा हो जाता है तब फटता है, और एक साथ इतना सारा पानी आता है जो कि संभालना मुश्किल हो जाता है। और बादल पहली बार नहीं फटा। तो पहली बार जो घटना जो रिटन रिकॉर्ड जिसका है, तो 1908 में पहला बादल फटा था, जो सबसे बड़ा था, और उसमें हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में। और वहाँ जानते हैं कितनी मृत्यु हुई थी? 15,000 लोग मर गए थे, 80,000 घर तबाह हो गए। तो इतनी बड़ी त्रासदी के बाद अब मैं आपको उस बात से जोड़ूंगा कि भाई हम जब ये बात कर रहे हैं आज की तारीख में कि अब क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उसके सुना कि 1904 में 5 में रिकॉर्डेड हैं सारे के सारे। उसके बाद 1910 में अचानक 4 तो यहाँ और 6 पाकिस्तान और उसको जोड़ के देखिए। हिंदुस्तान ज्योग्राफी की तो बहुत नहीं है ना, जो आसमान में हम चले जाएंगे तो बारिश होगी, बादल फटेगा, वो हमें प्रभावित करेगा। 11 में 6 बार, 12 में 13 बार, ये बढ़ता क्यों चला जा रहा है? प्रश्न इस बात का है। और यदि ये बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ कारण हुए। बढ़ता जा रहा है विनाश। बादल फटे कोई बात नहीं है, बादल फटने के बाद पानी आता है तो कम विनाश करता है। ये मलबा जो बहुत ज़्यादा आया वो इस वजह से आया कि जितना भी फॉरेस्ट कवर था वो उन्होंने समाप्त कर दिया। फॉरेस्ट का मतलब केवल ट्रीज नहीं होते, ग्रासेस भी होती हैं। आप अभी भी देख रहे होंगे, मान लिया उसके अंदर जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, उसमें देख रहे हैं जहाँ ग्रास है वहाँ से मिट्टी नहीं कटी है, छोटी सी घास भी उस मिट्टी को रोक देती है। अब वो है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से जब इतनी सारी गाड़ियाँ जाती हैं, सब जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इनकी वजह से चिल्ला रहे हैं लोग बाग। ऐसे नहीं तो प्रूफ मैं नहीं कहना, नॉट ए मैटर ऑफ ओपिनियन, मैटर ऑफ फैक्ट। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इन गैसेस की वजह से ये गैस खत्म हो गई, रेडियोफोरम खत्म हो गई, हीलियोप्सिस खत्म हो गई, भावड़ खत्म हो गई,
ये सारे के सारी राशि जो खत्म होती चली जा रही तो वो लूज हुई। दूसरे क्या हुआ है, जो बांध बनाने वाली बात कह रहे थे शर्मा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उन बांध को बनाने के लिए आपने बहुत सारी मिट्टी की कटाई की, टनल्स खोदी। आप पहाड़ के सीने में छेद करने के बाद उसके अंदर डायनामाइट लगा के आप कितनी रोज ब्लास्ट कर रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं कई कई किलोमीटर। जोशीमठ के पास देखिए, जोशीमठ से ऊपर ही दिखाई दे जाएगा आपको, कई किलोमीटर की टनल है, उसके द्वारा पानी गुजार रहे हैं, बाहर से नहीं ला रहे हैं आप पानी, उसमें ऑक्सीजन तो कम हो ही जाती है। मगर जब वो टनल बनाई गई होगी पहाड़ को छेदा नहीं गया होगा, और इस बात का बिल्कुल पता है, सब लोग बता रहे हैं। अभी हमारी जो अनौपचारिक बात हो रही थी, उनसे साहब बता रहे थे बाकायदा कि कच्चे पहाड़ हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स के बने हुए हैं, सिलिका के पहाड़ हैं, दिखाई भी देता है। देहरादून के रास्ते में आपको दिखाई देंगे कि इतनी ऊंची पहाड़ियाँ जो बनी हुई हैं वो सब सिलिका। और ये है अलकनंदा के पानी में जब भागीरथी के पानी में देखेंगे, अलकनंदा के पानी में देखेंगे, अलकनंदा के पानी मिट्टी 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 लगातार आती है, 12 महीने आती है, सदा से आ रही है। इसी वजह से अपंगेटिक प्लेन बना, दूसरी तरफ से नहीं आ रही है अलकनंदा जो है, या हमारी और जितनी भी पाताल गंगा और ये सब है उनमें नहीं आती मिट्टी आ रही है। इसका मतलब पहाड़ कच्चा है। जब इतनी बड़ी त्रासदी वहाँ होती होगी, जब उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, हम इस वजह से हैं कि हमने पर्यावरण को कई तरह से छेड़ा है। और ये तो बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है कि आप उसमें से पत्थर को ब्लास्ट करके पत्थर निकाल रहे हैं, सारे के सारे पहाड़ ढीले हो गए, ढीले होने के बाद वहाँ से पानी बरसा। यदि सिर्फ पानी आता तो इतने लोग नहीं मरते। अभी भी आप देखिए बोल्डर्स हैं या मड है, डेब्रिज हैं, उनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मरे। तो मैंने जो इतनी सारी बात बताई थी, इसलिए नहीं बताई थी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी बातें पता नहीं, मैंने इस वजह से बताई थी कि सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। 1908 में जब त्रासदी होती है, बादल फटता है, दुनिया में और जगह भी बादल फटते हैं, तब क्या होता है, एक बात थी वो तो अलग छोड़ दी, उसके बाद बादल फटा पता भी नहीं चला। 2011 में 5 बार फट गया, 6 बार पाकिस्तान में फट गया, मरे 2 बार मरे। मगर इस तरीके से ये त्रासदी उतनी बड़ी बात है। ये तो बात है देखिए वैज्ञानिक आधार की, आप इसमें सवाल पूछ सकते हैं। मगर एक मैं और कहना चाहूँगा, आप जल्दी से इस कागज को ना देखें, और मैं कहना चाहूँगा भगवान ने दंड दिया है। भगवान ने दंड ये दिया है कि कौन आदमी दर्शन करने के लिए जाता था। ज़्यादा बहुत कम लोग जाते थे, कष्ट से जाते थे। जो वो अब भी जाएंगे, आप सड़क बनवाइए मत बनवाइए, उसमें क्या होने लगा था, पिकनिक स्पॉट बन गए थे कि अब की वो पहाड़ भी हमने देख लिया, वो पहाड़ भी हमने देख लिया, वो पहाड़ भी हमने देख लिया, 3 बार वहाँ हो आए मसूरी, चलिए अब की बद्रीनाथ और केदारनाथ चलते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग बाग रास्ते में रुके हैं, शराब पी रहे हैं, शराब की बोतलें ठंडी क्यों डाल रखी है, जैसे आप पैदल, मैं बॉटनी का विद्यार्थी हूँ, पीछे की रहा, बुढ़ा हो गया, बॉटनी का बुढ़ा मुझे कह सकते हैं। तो मैंने पूछा भाई ये क्यों डाल की थी, ठंडी हो जाएंगी। अच्छा, और साथ में मुर्गा ले रहे हैं, मुर्गे की हड्डियाँ, ये तमाम हमारी आस्थाएँ हैं, हम उन आस्थाओं के ऊपर खड़े उतरने चाहिए, वो उसके अंदर डाल रहे हैं। और अब की बार क्लब जो राफ्टर क्लब थे, मैं कह रहा हूँ आप लोग तो जवान लोग हैं, देख नहीं सकते वहाँ जो ड्रेसेस पहन के हमारा नहीं देख सकते, गारंटी करता हूँ, क्योंकि यहाँ इस तरह के लोग बैठे हैं। तो ऐसा जब नीति होगी तो कुछ ना कुछ तो दंड देगी, यही होगी। कंसल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उपाध्याय जी ने कहा कि हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ से, हम खुद जिम्मेदार हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही कहा है उपाध्याय जी ने। प्रकृति के साथ अनावश्यक जब हम छेड़छाड़ करेंगे तब यही परिणाम सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात, मैं थोड़ा सा आपको जगह की परिस्थिति से वाकिफ करा दूँ। यहाँ केदारनाथ अपने आप में एक चोटी है, वहाँ पर रहने के लिए कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो उन्होंने उसको पत्थरों को तोड़ के उसको लेवल किया। लेवल करने से वो क्या हो गया, सारा जो है कमज़ोर हो गया। वो हमने धर्मशाला बना दी, ये सब कर दिया। पहले ये था नियम, गौरीकुंड जो वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, गौरीकुंड खुद अपने आप में कुंड है, और गौरीकुंड में जो है पास में ग्लेशियर है, वहाँ से इसका पानी आता है, उसमें भरता है। गौरी का संबंध हो सकता है गौरी जी से रहा हो, पार्वती से रहा हो। तो वहाँ से 14 किलोमीटर लोग ये कहते थे, पैदल जाते थे, वहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं होती थी, सुबह जाना और शाम को वापस आ जाना। लेकिन हमने धीरे धीरे उसको जो है एक तरह से व्यसन का कहें चाहे कुछ भी कहें, रहने का एक अड्डा बना दिया, धर्मशाला बना दी, पहाड़ को काट काट कर। और उसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या आई, पहाड़ कैसे कमज़ोर हुए। एक चीज़ आती है जो इस समय प्रॉब्लम आई, ये जो वहाँ पर जो नदियाँ हैं, चाहे वो मंदाकिनी है, मंदाकिनी में ख़ास तौर से हुआ, ये केदारनाथ के पास मंदाकिनी रिवर आती है, उससे थोड़ी दूर हमारी भागीरथी बहती है। तो उस एरिया के अंदर जो ये वी शेप वैली कहलाती हैं, वी आकार की घाटियाँ, जिसमें कि ढाल इस तरह होता है, जब हमने ऊपर से काट करके उनको कर दिया, तो नदी ने क्या कर दिया, नीचे से उनको गहरा कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। उससे उसका जो बेस था वो क्या हो गया, पहले हम कमज़ोर कर चुके तो वो और कमज़ोर हो गया, और ऊपर से जो है एकदम से कटान हो गया।
उपाध्याय जी एक और बात कह रहे थे कि जो घास है वो नहीं रही है पहाड़ में, इसका देखिए ऐसा है, ये मिडिल हिमालय है और मिडिल हिमालय और अपर हिमालय के अंदर जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं काफ़ी, जो हमने उसको काट दिए और उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं अब होती है जितनी की पहले होती थी। आप देखिए हम क्या करते, बहुत सारे हमारे, एक छोटे सा एग्जांपल में से थोड़ा हट के दूंगा। एक समय ये कहा जाता कि अगर आप मनाली जाएं तो रोहतांग दर्रा आगे आता है, रोहतांग कोई नहीं जा पाता था, ये बर्फ़ से ढका हुआ था हमेशा और इसका नाम कहलाता है लाशों का ढेर कहलाता है वो नहीं। लेकिन चूँकि अब हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम गैस छोड़ रहे हैं, इस तरह के हम जो है ग्रीन हाउस गैसेज आप उन्हें बोल देते हैं छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है, जैसे हम कहते हैं 5 तत्व हमारे, कि नभ है, जल है, वायु है, ये सब हमारे जो तत्व हैं, इनमें ताप सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सब में हम सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे उससे गड़बड़ा जाएगा। तो जो टेम्परेचर बढ़ना है किसी भी रूप में हो, उस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंडेंस जब हो जाएगा, एकदम एक्यूमुलेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और उसको जो है ऊपर जा कर के तो बादल फटने की घटनाएं तभी होने लगती हैं। और जब हमने पहाड़ों को कमज़ोर कर दिया है और वहाँ से हमने बहुत सारे जो है फॉरेस्ट, देखिए जब आप पहाड़ काटेंगे तो वहाँ से पेड़ कटेंगे स्वाभाविक है, पेड़ हटेंगे, तो वो चीज़ हट जाने से और जो ग्रासेस वगैरह हैं वो भी उसको पकड़ के रखती हैं, वो कट जाती हैं, तो उससे जो है वीकनेस आ जाती है और उसी का परिणाम ये हुआ कि तमाम जो है मलबा वहाँ पर बहा, बादल फटे एकदम से के साथ जो है, और वो उसका बेस जो कमज़ोर हो गया था वो एकदम से था। मैं इसमें एक बात छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि भावड़ सुना, बंसल साहब बाई चांस उसको मिस कर गए। भावड़ घास कितनी यहाँ पे हुआ करती थी, पूरे के पूरे जितने भर भी रीजन था, भावड़ रीजन भी था, घाट था, शिवालिक्स में ऊपर तक होती थी और वो इस तरीके से जकड़ लेती थी मिट्टी को कि कुछ नीचे नहीं आता, अभी भी नहीं आता जहाँ है, तो हमने काट दी गई, उसका रीजनरेशन हुआ नहीं, उसके रीजनरेशन के ऊपर हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। और जब नहीं किया, रीजनरेशन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो संपदा कम होती चली गई। इधर एक और घास होती थी, मैं बॉटनी की टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है, यूलेलियोप्सिस जिसको कहते थे, ये तो भावड़ कहते थे, इरियोफोरम होती थी, जगह पे इस तरह से लटकती आप वो देखिए घास कहाँ है। लाइकेंस होते थे जो पहाड़ की छालों पर उसके ऊपर आते थे, उनका अपना मतलब है ही नहीं, क्योंकि जब हम बहुत सारे वाहन वहाँ पे ले जाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। और जब क्लोरीन होगी HCl बनेगी, पानी में घुला और तेजाब बन गया, नमक का तेज, तो नमक का तेजाब बन रहा है, गंधक का तेजाब बन रहा है, वो सारी की सारी ये स्टडीज़ हैं। ये तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कह दूँ तो हो गया, बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि इरियोफोरम वहाँ से ख़त्म हुई, क्यों हुई, भावड़ यहाँ से ख़त्म हुई तो क्यों हुई। हम लोगों ने तो 8-10 साल तक भावड़ के ऊपर बहुत सारा काम किया, भावड़ बीज बनना ही बंद हो गया, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि विलक्षण में हम बचाव करते हैं, उसका तो हम बुरी तरीके से करते हैं। सही है, उसमें जो डिफरेंट टाइप की जो ग्रासेस हैं, भावड़ नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि वन विभाग भावड़ काटने की छूट देता है। और पता क्या होता था, फॉरेस्ट कारपोरेशन जब बनी तो भावड़ जो बल्लारपुर पेपर मिल को बनाने के लिए दी जाती थी, पेपर दी जाती थी 20 रुपये क्विंटल, और बांध बनाने वाले को दी जाती थी 120 रुपये क्विंटल। अब तो खैर 350 रुपये है, उनको दी जाती है या नहीं दी जाती है, आप ये तो देख लें। आप ये बल्लारपुर का खास ठेका था, आप ये तो देख, अच्छा आप मंगाते हैं, मिल अब चलेगा तो दिवाली के पास नेपाली लेबर आती थी, नेपाली लेबर उसको घास को सारे काट देती थी, और काटने के बाद और यदि उसके पास नहीं होती तो नवंबर में उसका फ्लावरिंग होता, मार्च में उस पर सीड बन जाता। सीड कभी उसमें बना ही नहीं, उसको छोड़ा ही नहीं, जितना एक तिनका यदि मिल लिया उसको ले लिया गया। साफ बढ़ चुका है, घास नहीं बची है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सरकंड कह रहे थे, इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, और ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो प्रकृति के साथ मनुष्य छेड़छाड़ कर रहा है, ये जो आपदाएं हैं उन्हीं का नतीजा होती हैं। प्रकृति अपने आप संतुलित करती है। आपदाएं तो पहाड़ों पर, रेगिस्तानी इलाकों में, अन्य जगह, वो तो नेचर है ना, ये आती रहती हैं। पर इस बार जो इतनी गंभीरता से हुआ, इसके पीछे कुछ विशेष कारण भी रहे। पहला तो ये था कि ये जो सीजन चल रहा था, गर्मी के दिनों में पर्यटक वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश से जाते ही हैं। मानसून कुछ पहले आने से वर्षा पहले प्रारंभ हो गई, और तब तक ये अनुमान नहीं था लोगों को कि अब वहाँ पे हमको जाना कम करना चाहिए। तो लोग उस समय जो यात्री थे, जो पर्यटक थे, वो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर थे। जैसे जैसे बारिश
चालू हो जाती है, निश्चित रूप से जो पर्यटक हैं, यात्री हैं, उनका जाना कम हो जाता है। तो अगर यही घटना और 20 दिन बाद हुई होती तो इतनी बड़ी संख्या में जनहानि होने वाली नहीं थी, क्योंकि तब तो लोगों का जाना अपने आप ही रुक गया होता वहाँ पर। अब यात्रा प्रबंधन या आपदा प्रबंधन जैसे शब्द जो है ये हमारे जो योजनाकार हैं बनाते तो हैं, पर वास्तविकता ये है कि इनको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होते। आपदा प्रबंधन की जगह हम कहें कि आपदा प्रिवेंशन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम उन आपदाओं से कैसे बच सकते हैं, लक्ष्य तो हमारा ये होना चाहिए। हमने तय कर लिया कि आपदाएं आ जाएंगी और उसके बाद हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हम आपदाओं के होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो अच्छा तरीका ये होता है कि हम आपदाओं से बचने के समुचित उपाय समय रहते पैदा करें। अब हमको ये देखना था कि पहाड़ों पर जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, क्या ऐसी स्थितियों में वहाँ पर इस तरह के अनियंत्रित विकास को हमें मनमानी करने की छूट दी जाएगी। डॉक्टर साहब की सभी बातों से मैं सहमत हूँ कि जैसे केदारनाथ के मंदिर के आसपास बहुत समय पहले वहाँ पर केवल मंदिर हुआ करता था, पुजारी का एक घर था वहाँ पर और कुछ ज़्यादा नहीं था। इससे यात्री नीचे से जाते थे पैदल और उसी दिन वो लौटकर आ जाते थे। अब वहाँ पर होटल खुल गए हैं, धर्मशालाएँ खुल गई हैं, हाँ आबादी वहाँ पर बढ़ गई है। अब उस दिन जो घटना हुई थी उस दिन वहाँ पर कई हजार लोग थे। अगर वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं केदार के तो बहुत संवेदनशील एरिया है, उससे ऊपर एक कोई बांध बनाने की योजना थी और वो अधूरा रह गया था, बताते उसे छोड़ दिया गया था। ऐसे कई जगह बहुत सारे बांध थे जो बनाए जा रहे थे, परंतु वो फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्देश हुए कि उन पर रोक लगा दी गई। टनल्स भी बनाई गई है ना, बहुत सारी ऐसी अधूरे बांध और अधूरी टनल्स जो है वो छोड़ दी गई और उससे जो था ये चीज़ अचानक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि भाई बादल फटना, परंतु बादल फटने की घटनाएं तो कुछ स्थान विशेष पर हुई थी। तो पूरे उत्तराखंड में या हम अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखें, यहाँ कोई इस प्रकार की घटना नहीं थी। तो यहाँ उसके स्थानीय कारण थे। यहाँ सहारनपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ उसके लिए दूसरे रीजन्स हैं और पहाड़ों पर उसके लिए कुछ अलग प्रकार के कारण होते हैं। मेरे मुझको वहाँ से पूछना चाहूँगा कि आपने पर्यावरण की बात सुनी, इनकी सबकी बात सुनी, सभी का यही कहना है कि ग्रास नहीं है, आबादी क्षेत्र काफ़ी फैल चुका है, दूसरी चीज़ जो पहाड़ है उसका कमज़ोर हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बात बिल्कुल सही है कि प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ होगा तो ये घटनाएं तो हमें झेलने ही पड़ेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डेवलपमेंट रोक दिया जाए? डेवलपमेंट अगर होगा तो जाहिर सी बात है कटान भी होगा, पहाड़ भी काटे जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान तो होगा। क्या ऐसे कुछ उपाय आप मानते हैं कि डेवलपमेंट भी होता रहे और प्रकृति के इस प्रकोप से भी हम लोग बचते रहें? जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एक प्रकृति का नियम है कि 33% भाग के ऊपर वन या हरियाली होनी चाहिए। तो अगर हम हरियाली को काट रहे हैं तो ऐसे क्षेत्रों में तो हरियाली बढ़ाएं कि जो 33% हमारा बना रहे। दूसरी बात गुणवत्ता, निर्माणक गुणवत्ता जो है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, आपने किसी ने होटल बना लिया, हमने ये नहीं देखा वो सस्टेन करेगा कि नहीं उस टेरेन के अंदर। इतने सारे होटल का एकदम से गिर जाना ये अस्वाभाविक नहीं है, ये इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि उनकी गुणवत्ता नहीं थी, निर्माणक गुणवत्ता उनके अंदर नहीं थी। ये बड़ा मतलब जो है प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है। यहाँ पर रोजाना कुछ न कुछ ऐसा होगा, कभी बारिश आएगी, कभी बादल फटेगा, तो हमें उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने निर्माण को संचालित करना चाहिए। वरना क्या होगा कि निर्माण करते जाएंगे और ये सारी चीज़ें होती जाएंगी। इसका इस वाले सवाल पे कुछ मैं रोशनी में डाल दूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि भाई विकास की बात है और ख़ास तौर से पहाड़ का से जो हम विकास चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो हमारे बिजली घर हैं उन्हें बनाने के लिए हमें बांध चाहिए, उन्हें बनाने के लिए हमें टनल चाहिए, उन्हें बनाने के लिए टनल और बांध जब हम बनाएंगे तो हमें ब्लास्ट करने पड़ेंगे। ब्लास्ट जब हम करने पड़ेंगे तो पहाड़ का की जो छाती है वो कमज़ोर हो जाएगी। जब बारिश होगी तो उसके साथ बोल्डर्स और मिट्टी सब आएगी, विनाश होगी। उसका इलाज है, उसका इलाज तो बहुत पहले सजेस्ट कर दिया गया, वैज्ञानिकों ने सजेस्ट कर दिया और उन्होंने ये बात बताई कि आप बड़े बड़े बांध बनाने के बजाय आप छोटे छोटे बिजली घर बनाइए, छोटे छोटे बिजली घर बना के उनको आपस में जोड़ दीजिए और इस तरह की योजना बनाइए। मगर छोटे बिजली घर में क्या दिक्कत होती है कि बड़े ठेकेदार नहीं मिलते।
बड़े ठेकेदार बड़े बिजली घर के बनाने मिलते हैं, और बड़े ठेकेदार का मतलब है कि यदि एक पंचवर्षीय योजना किसी सरकार की हो गई तो उसके बारे में अरे हो गए। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर यदि हम नहीं जाएंगे तो यही नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बहुगुणा जी ने कहा, दूसरे देशों और में बहुत भी सारे apply लोगों ने किया कहा। गया। अपने देश में निरंतर इस बात के लिए प्रयास होते रहे, और यहाँ के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े पर्यावरण अग्रवाल साहब भूख हड़ताल पे बैठ गए। GD अग्रवाल साहब भूख हड़ताल पे बैठे कि भाई इस तरह की बात मत करो, आप छोटे बांध बनाइए, छोटी ये कीजिए, मगर वो उस तरह की योजनाएं नहीं की जा रही हैं। ये गलत बात है कि आप कंपनियों को कह दें कि वो चाहे जो करें, और उसका असर ये होगा। डॉक्टर बंसल जी से पूछना चाहूँगा मैं। डॉक्टर बंसल जी, नीरज कुमार जी ने बात बोली है, क्या डेवलपमेंट रोकते जाए? हम आपदा की बात कर रहे हैं, त्रासदी की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ उपाय निकाले जाए कि डेवलपमेंट भी हो और इस तरह की घटनाएं भी न घटित हो? बिल्कुल ठीक है था, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और साथ साथ जो है इस तरह की आपदाओं को हम इस तरह से रोकें, प्लान डेवलपमेंट हो हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आपने कहा, संपोषित विकास हम चाहते हैं। पहाड़ों को हम इस तरीके से जैसे फॉरेस्टेशन करें, डिफॉरेस्टेशन की ओर ध्यान है। हम सड़क बनाते हैं, मान लीजिए वहाँ पर हम पहाड़ों को काटते हैं, तो इस पहाड़ों को काटते समय हम ये देखें वो पहाड़ जो नंगे हो रहे हैं वहाँ पर हम एफॉरेस्टेशन करें, तो उसको रोकें किसी तरीके से, तब जाकर के हम वहाँ ये काम करें। पहाड़ों में सड़कें जाएंगी, नदियों के किनारे सारी सड़कें बन के जाती हैं, और उनके किनारे हम इस तरह के मजबूत रखें कि अगर उसमें स्लोप बनता है तो वो स्लोप जो हो हमारा इस तरह का हो, कहीं योग नदी का कटाव जो है इस तरह का इफेक्ट ना डाल करके वो इस तरह से हो स्लोप जो है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जितने भी जो हायर प्लेसेस हैं, यहाँ जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो, एक छोटी सी बात, पांडवों ने चलिए केदारनाथ मंदिर बन की नींव रखी होगी, क्या हुआ होगा, वो आज भी उस समय के आर्किटेक्ट ऐसे थे कि वो आज भी मजबूत है। इतना झटका आया, बाढ़ आई और मलबे बह करके भी आया, और उसके बाद भी नहीं जो है कुछ उसको हुआ। लेकिन जितनी और इमारतें बनी थी, ये शर्मा जी ने भी कहा कि उनको बनाने से पहले हमें देखना चाहिए उनकी बुनियाद क्या है। जब तक उनकी फाउंडेशन का हम स्टडी ना करें तो हम लाद दें वजन उसके ऊपर इतना सारा, तो वो डेफिनेटली यही हाल होगा जैसा हुआ है। उपाध्याय जी एक और बात कह रहे थे कि छोटे छोटे बांध बनाए गए, तो उसके बारे में आप देखिए, ऐसा है कि हिली एरियाज़ में, पहाड़ी एरिया में छोटे छोटे बांध हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो है किस तरीके से सेटिंग होगी। जैसे मैंने खुद ये देखा, नई टेहरी में जो बांध बना हुआ है, बड़ा डैम बना हुआ, टेहरी डैम जिसे हम बोलते हैं, और भागीरथी नदी को हमने जो है वहाँ पर ले जा करके रोका है, और उसमें बाउल्डर्स के द्वारा वो डैम बना हुआ है। ये नहीं है कि बिल्कुल कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, उसको बिल्कुल नेचुरल वे में बनाया उन्होंने। जब इतना बड़ा डैम से बना करके, हालांकि ये रिस्क रहता है, टेहरी पूरा नया हमने डुबो दिया वहाँ पर, तो ये बड़ा डैम बना है, लेकिन बड़े डैम भी बनाए जाएँ या मीडियम डैम बनाए जाएँ, लेकिन इस तरह से बनाए जाएँ कि वहाँ की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी तरीके से नुकसान ना पहुँचे। ये इन रिवर्स में पानी बहुत है, बहुत तेज बहाव आता है, और इन बड़े डैम्स में बहुत तेजी के साथ सिल्टिंग हो रही है। सिल्टिंग का कहीं ना कहीं इलाज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। इसका एक सीधा उदाहरण ये भी है कि जापान के अंदर ये जो लघु विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको उन्होंने लागू किया। वहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल हट्स और इस तरह का निर्माण किया गया, मतलब कम बिजली में क्षेत्र का जरूरत पूरी हो जाए, और फिर जो उनके सरप्लस है फिर वो बड़े उद्योगों को देते। तो इस तरह का एक मॉडल विद्युत परियोजनाओं का हमें तैयार करना चाहिए कि हम जो छोटे छोटे स्लोप्स हैं, उन देखिए आपने सुना होगा आटा चक्की बड़ी नहर पे लगी हुई थी, वो कैसे चलती थी, पानी के प्रवाह से चक्की अपने आप चल रही है, कुछ नहीं उसके। तो इसी तरह से जो हमारी टर्बाइंस हैं, वो स्मॉल टर्बाइंस जो है छोटे छोटे स्लोप के ऊपर आप लगाएं, उसी से जनरेशन करें, और जितनी क्षेत्रीय जरूरत है उसको आप पूरा करें। नीरज कुमार जी ने जैसे बात की कि डेवलपमेंट, पहाड़ों का विकास भी जरूरी है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किया जाए कि पहाड़ों का विकास भी हो और इस तरह की घटना भी न घटे? नहीं, मैं विकास को थोड़ा पहाड़ों के संदर्भ में मैं चाहूँगा कि हमें अलग तरीके से विकास के अर्थ को समझना होगा। हम जब कहते हैं कि हमें पहाड़ पर विकास करना है, तो उससे हमारा क्या मतलब होता है भाई? क्या हमें बहुत ज़्यादा वहाँ सड़कें बना देनी हैं, या बहुत ज़्यादा होटल बना देने हैं, बहुत ज़्यादा बांध बना देने हैं ना, ताकि सबको बहुत अधिक बिजली मिल जाए, सुविधाएं मिल जाएं? उससे हम क्या चीज़ चाह रहे थे?
हमारा मानना ये था कि जो पहाड़ के निवासी हैं उन्हें अधिकतम सुविधाएं मिल जाए, उन्हें जो जीवन है उनका वो सरल हो जाए। पहाड़ की ज़िंदगी बहुत कठिन मानी जाती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें ताकि वो पहले की अपेक्षा अधिक सुख और सुविधाएं अनुभव कर सकें। पहाड़ मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोला जाता था, पहाड़ की जो अर्थव्यवस्था है, पहाड़ में बेचारे बूढ़े और बुढ़िया ही रह जाते थे, है ना, उनकी जो संतानें थी वो बाहर चली जाती थी, वहाँ से कुछ वो रोज़गार प्राप्त करती थी और आय की एक बचत करके वो अपने बूढ़े माता पिता को पहाड़ पर भेजती थी। अब जब से ये विकास की संकल्पना आई है, हम ये देखते हैं कि वहाँ पर पहाड़ों को भी हमने उसी तौर तरीक़ों से विकसित करना, बदलना चालू कर दिया जैसे कि महानगरों को करते हैं। एक महानगर बिल्कुल अलग बात है और पहाड़ एक बिल्कुल अलग चीज़ है। हम वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े साधन और सुविधाएं जो हम एक महानगर में जिनकी अपेक्षा करते हैं, अगर वो सारी चीज़ों की अपेक्षा हम पहाड़ में करने लगेंगे तो वहाँ तो उसकी नेचर, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। अब एक गांव है छोटा सा, है ना, वहाँ पर आप वो ज़रूरी नहीं है उस गांव के अगर 10 परिवार हैं, वो एक स्वायत्त एक गाँव होता है, वो अपनी जो जीवन की ज़रूरतें हैं उनको वहीं पर वो जुटा लेता है। हम शहर की तरह अपेक्षा करने लगें कि जैसे यहाँ शहरों में जो छोटे छोटे आसपास गांव हैं वहाँ तक हम पक्की सड़कें पहुँचा दें, वहाँ तक हम बिजली पहुँचा दें, और अगर यही चीज़ हम उस पहाड़ पर चालू कर देंगे तो वहाँ पे तो हर जो छोटे छोटे गांव हैं 10-10, 20-20 घर, वहाँ तक अगर हम सड़कें पहुँचाएँगे, बिजली पहुँचाएँगे तो निश्चित रूप से जो हमारे जंगल हैं, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे पहाड़ हैं, उन पर आवश्यकता से अधिक छेड़छाड़ हमको करनी पड़ेगी। मैं जो समझता हूँ कि ये जो आपदाएँ हैं इस प्रकार के जो पहाड़ पर विशेष रूप से बढ़ी हैं, वो इस अनियंत्रित और असंतुलित विकास का ही नतीजा है। हमको ये मानकर चलना चाहिए कि विकास हम करें तो वहाँ के नागरिकों को या वहाँ पर जाने वाले जो पर्यटन है उसको हम अधिकतम लाभ, अधिकतम सुख सुविधाएँ किस ढंग से प्रदान कर सकते हैं। अगर हम 10 साल तक विकास के नाम पर कुछ चीज़ें वहाँ बढ़ाते रहे और 11वें साल इस तरह की कोई घटना हो जाए तो 10 साल तक जो हमने प्राप्त किया था वो तो एक बहुत बड़ी आपदा हो गई। हम उतना सुख और सुविधा नहीं दे पाए जितनी बड़ी विपत्ति हमने बुला ली। तो इसके लिए निश्चित रूप से हमको जो है गंभीर विचार, हमारे जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको और सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको विचार करके इसके कुछ समुचित रास्ते निकालने होंगे। हम एक चीज़ मैं कहूँगा, दूँ आपकी बात। देखिए, हम पहाड़ का विकास नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पहाड़ का विकास कर रहे हैं। पहाड़ के लिए जो परिकल्पनाएं और पहाड़ के लिए जो योजनाएं हैं वो पहाड़ का हम दोहन कर रहे हैं। पहाड़ और पहाड़ी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसका दोहन कर रहे हैं और उसका दोहन भी बहुत तेज़ी के साथ कर लेना चाहते हैं। मुर्गी में से सारे के सारे अंडे निकाल लेना चाहते हैं, धीरे धीरे उसका इस्तेमाल नहीं चाहते हैं। इस वजह से प्रकृति का आपदाएँ हैं। नीरज जी ने बिल्कुल साफ की कि क्या विकास को रोक दिया जाए? नहीं, विकास कैसे रुके? पहाड़ का विकास हो, और जो पहाड़ का विकास हो उसमें यदि उससे एक ही तो विकास की चीज़ पहाड़ से हमें मुख्य मिल सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, वो अलग बात है। और वो मिल सकती है क्या? तो मिल सकती है बिजली। बिजली छोटे, ऐसा नहीं है, ये योजनाएं हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने योजनाएं दी हैं, मगर मैं फिर बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी योजनाएं जो आती हैं उसमें बड़े बड़े फायदे होते हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से सारे का सारा जो चक्र है शायद हो सकता है कि बदल जाए। ये जो हवा और पानी है ये कर्ज है प्रकृति का हमारे ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर। इससे बहुत कम लोग उतार पाते हैं, ज़्यादा लोग इसे सिर पे लिए ही चले जाते हैं। मेरा मानना है कि आदमी जिस घर में पैदा होता है उसके प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं, जिस मोहल्ले में पैदा होता है उसके प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं, जिस शहर में, जिस देश में पैदा होता है उसके प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं। लेकिन क्या हम वो दायित्व को पूरा कर रहे हैं? मतलब ऐसे कौन से उपाय हम लोग कर सकते हैं अपने शहर में रहते हुए? क्योंकि आज ये स्थिति खाली पहाड़ों की नहीं है, ये स्थिति अपने शहर की भी है। हरियाली जो है करीब करीब ख़त्म होती जा रही है। पिछले दिनों 5-7 देशों की यात्रा का चांस मिला जाने का, तो वहाँ पे हमने देखा, सिंगापुर में हमने देखा, यानी कि शहर इतना डेवलपमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद आप अगर रोड पे भी चल रहे हैं दोनों तरफ आप ग्रीनरी इतनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अपने शहर जो पहले गांव ग्रीनरी के नाम से जाने जाते थे, अब गांव खाली होते जा रहे हैं। कस्बे जो है सांस लेना मुश्किल हो गया है। छोटे शहरों की तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बड़े शहरों में तो थोड़ी बहुत प्लानिंग हो भी रही है। तो
ऐसे कौन से उपाय हैं जो कि प्रत्येक आदमी अपने उसमें रहते हुए, घर में रहते हुए कर सके, वो चीज़ें आप इसमें ज़रूर शेयर करें जो हर आदमी कर सकता है अपने घर में रहते हुए। देखिए, जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। मुझे यही अनुभव जो आपने सिंगापुर में लिया, ये अमेरिका में भी मुझे मिला कि उन्होंने सड़क को सीधी करने का प्रयास नहीं किया, पेड़ काटने का प्रयास नहीं किया, जैसा नेचुरल सिनेरियो है वैसे ही बना रहा। तो जब विकसित देश हमारे इतना मेंटेन कर सकते हैं, हालांकि उनका एरिया बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है, जो मैं मानता हूँ, उसका जो एक्सप्लोजन है, फैलाव है, वो हिंदुस्तान में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। नियंत्रित जनसंख्या अगर जब तक हम नहीं करेंगे तो ये जो जनसंख्या है ये फैलती चली जाएगी, और ये फैलेगी कहाँ पर जाकर? आपका फॉरेस्ट एरिया कटेगा, वो प्लेन में बदल जाएगा, प्लेन बदलेगा फिर वो रेजिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेजिडेंशियल एरिया भीड़ भाड़ एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, मार्केट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमने पिछले कितने सालों से कोई जनसंख्या नीति इस देश के अंदर प्रभावी रूप से नहीं बनाई। अगर हम चीन की तरह से जनसंख्या को जीरो ग्रोथ के ऊपर ला सकते हैं तो हमारा विकास सस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन जब हमारा एक जनसंख्या कोई रोड मैप है ही नहीं, उसके लिए कोई सड़क ही ऐसी नहीं है कहाँ जाके रुकेगी, तो इसके लिए कल्पना करना मेरी समझ से तो बड़ा मुश्किल है। बाकी जहाँ तक पर्यावरण की बात है, हर आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन सेव इट। जब हर आदमी अपनी अपने में पड़ा रहेगा तो वो इसको सेव नहीं कर सकता। मेरे घर का कूड़ा इनके घर के आगे, इनका घर, अल्टीमेटली वो कूड़े वाली जगह बनी जाए। शर्मा जी, आपने बात की है, उपाय की बात की थी, नीरज कुमार जी ने जैसे बोला था कि हर आदमी कुछ ऐसे उपाय बताइए, वो हर आदमी उसको। देखिए, तो सेल्फ रेजोल्यूशन है। हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब मैं फिर अपनी बात कहूँगा कि मैं 20 लीटर पानी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लगभग मुझे 23 साल हो गए। वो एक रेजोल्यूशन ऑफ लाइफ है, जस्ट टू सेव द वाटर, कि मेरा काम इतने में चल जाए तो मैं इतने में चला लूँ। इसी तरह से एनवायरमेंटल बहुत सारे डिसीजंस होने चाहिए, और ख़ासतौर से जो पढ़ा लिखा तबका है, इलिटरेट को लिटरेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लिटरेट को लिटरेट करना आसान है। तो थोड़ा सा हम उसको ये समझाएं और वो फिर उसको आगे बढ़ाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। हर एक आदमी का कोई रेजोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट ज़रूर होना चाहिए। देखिए, इस परिचर्चा के शुरू में नीरज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये बात कही कि भाई आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, आपका शहर क्या कर सकता है, आम आदमी क्या कर सकता है। सरकार को योजनाएं बनाने से नहीं रोक सकता, बड़ी योजनाएं बनेंगी, सब कुछ होगा। इस परिचर्चा के शुरू में एक बात हुई थी, ये हुई थी कि भाई, मैंने भी कही थी, बंसल साहब ने कही थी कि किस तरीके से बादल बन रहा है और जो फट जाता है। वो बात ये हुई कि चाहे तो अरेबियन सी से जाए, जो बंगाल से जाए, जो ऊपर जाता है, और वो पानी से, जिसे इम्प्रेगनेशन कहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा वेपर्स हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा वेपर्स कब होंगी? जब वेपर्स होंगी। और बहुत ज़्यादा वेपर्स कब होती हैं? वो तब होती हैं जबकि तापमान ज़्यादा होता है। तो जिसको ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, उस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ाने के लिए यदि हम जिम्मेदार ना रहें तो हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग भी हुई, ज़्यादा गर्मी हुई तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया, और वहाँ जाने के बाद जो बादल फटने के लिए होते हैं वो भी स्पेशल तरह के बादल होते हैं। कंसल साहब को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, मगर इससे पिरामिड शेप बना लेंगे, 10 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच जाके स्थिर हो जाएंगे एकदम, फिर वो फटने लगेंगे, जिसे क्लाउड बर्स्ट है। अब वो क्लाउड बर्स्ट के लिए एक फैक्टर सबसे बड़ा क्या हो गया? मैंने जो एग्जांपल आपको दी थी, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि भाई 1908 में हुआ, 1908 के बाद, अब 1908 के बाद 1957, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते चले गए। मगर अब 5, 7, 10 साल के अंदर अंदर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान और चाइना में भी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट निरंतर होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ कि जो बर्फ़ है वो पिघल के उसने वेपर्स बनाई, और वेपर्स बना के ऊपर की तरफ जाके वो जम गई और फटने लगे। आसान बात नहीं है कि एक साल में छोटे से क्षेत्र में 11 बार क्लाउड बर्स्ट हो। सन 11 में अभी 13 की शुरुआत हुई है। ये बात शर्मा जी ने कही थी कि वो तो बहुत सारे लोग थे, इस वजह से ज़्यादा वो दिखाई दी, नहीं तो कभी कभी आपदाएँ दिखाई नहीं देती। सितंबर में होते दिखाई नहीं देती, बात आती जाती होती चली जाती। तो मैं क्या कर सकता हूँ?
अब ग्रीन हाउस के लिए थोड़ी सी जो बात है वो हमें समझनी होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हम कहते थे कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ लगा कर अब अलग कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा एक गैस होती है मीथेन। मीथेन ऐसी जगह में पैदा होती है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ नहीं है? प्लास्टिक आपने भर दिया, अपने घर के जो कलवर्ट हैं, जो नाली के ये सब कुछ हैं, उसके अंदर प्लास्टिक है, वहाँ पे मीथेन पैदा हो गई है। एक बैक्टीरिया होते हैं मीथेनोजेनेसिस, मीथेनोजेंस, वो मीथेनोजेनेसिस करते हैं, मीथेन बनाते हैं। वो मीथेन 20 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से इसको पैदा करती है। अब दुनिया के वैज्ञानिक पे हम नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चला रहे मीथेन को किसी तरह से कम पैदा करो, मीथेन ना हो, मीथेन ना हो। कई तरह की त्रुटि की जा रही है, कई तरह के समझौते किए जा रहे हैं, मगर हम प्लास्टिक को कम करने के लिए तैयार हैं। कम से कम हम सारे लोगों ने तो ये मुहिम चला रखी है, बहुत कोशिश हमने की कि प्लास्टिक का जो प्रचलन है उसको कम कीजिए, उसको रोक दीजिए। सरकारें क्यों नहीं कर सकती? आयरलैंड में एक रात में 90% प्लास्टिक कम हो गया था, इतना हैवी टैक्सेशन कर दिया था। ख़ास तौर से 60% ऑफ द टोटल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड, हम ये नहीं कहते कि प्लास्टिक को बैन कीजिए, बहुत सारी उपयोगी चीज़ें हैं। 60% ऑफ द टोटल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड इज बीइंग यूज्ड इन द रैपिंग इंडस्ट्री, केवल फैशन के लिए, ये थैला वो थैला, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, कैरी बैग्स, और दुनिया भर की आप रैपिंग इंडस्ट्री में ये सारी चली जा रही थी। तो 60% को कम कर सकते हैं, और यदि हमने ये कम नहीं किया तो इस तरह की घटनाएं होंगी। मानवता के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आदमी कोई कहीं से पट्टा लिखवा के नहीं आया। द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स इज होमो सैपियंस। होमो सैपियंस आदमी को कहते हैं। वो इस वजह से है केवल कि हम लोगों की अपनी आदतें खराब हो गई। प्लास्टिक के बारे में तो खैर गाथा और भी है, मगर इसके लिए भी सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल कोई है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा मीथेन पैदा कर रही है, मीथेन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के द्वारा आ रही है, ये सिद्ध है। और मैं किसी भी फोरम पर साइंस के कहीं भी इस बात को बात करने के लिए, बहस करने के, साइंस वालों में तो के बीच में तो बहस करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, स्वयं सिद्ध सब जानते हैं, हर एक आदमी कह रहा। मगर वो वही बात है, आपने शायद कही थी कि वो हम घर के अंदर, ये एक लेबोरेटरी के अंदर बैठ के वहाँ तो हम चिल्ला लेते हैं, मगर कहीं ना तो साइंटिस्ट को, ना कोई किसी को बुलाएगा, ना इनको बुलाएगा, शर्मा जी को, ना बंसल साहब को बुलाएगा, ना इन शर्मा जी को, ना उपाध्याय जी को, भाई तुम भी बता दो कुछ है, हाँ बता दो कुछ है, तो हम ये कहेंगे कि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये रोकना है। प्लास्टिक को टोटल बैन मत कीजिए, आप उसको घटा दीजिए, इससे फायदा, सबसे बड़ा फायदा है। डॉक्टर बंसल जी, उपाध्याय जी ने कहा है कि प्लास्टिक को रोकना, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने उससे कहा कि मीथेन गैस की बात है साहब। जी, मीथेन गैस बहुत हार्म पहुँचाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए ये जो आपने बताए कारण, उसमें मैं एक कारण और जोड़ना चाहूँगा। जैसे चावल की खेती जहाँ पर होती है, उस खेती के साथ में भी आप ये पाएंगे मीथेन गैस निकलती है। लेकिन अगर हम वहाँ पर अब ये तो हम कर नहीं सकते कि साथ चावल की खेती हम बंद कर दें, लेकिन हम चावल के साथ ऐसे पौधे लगाएं जो हमारी मीथेन गैस की जो उत्पत्ति होती है, उत्सर्जन होता है, उसको कम कर सकें। तो वो चीज़ है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मीथेन अगर जैसे जहाँ पर भैंस पाली जाती हैं, आप उसके पास में भी देख लीजिए, मीथेन आपको जो है जुगाली करने से मीथेन आपको गैस मिलेगी। ये ऐसी चीज़ें आवश्यक भी हैं, हमारे को ज़रूरी भी हैं, लेकिन हम उनको कुछ उपायों से रोक सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात सामने आई है अभी कि मान लीजिए साहब महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, और ये बात आई साहब क्यों सूखा पड़ा, उसका एक छोटा सा कॉज ये आया कि हम पानी का जो है ज़बरदस्त प्रयोग करते चले गए और हम गन्ने की खेती करते चले गए। अगर ये कहा जाता है कि अगर हम गन्ने की खेती ना करके कुछ ऐसी फसलों को वहाँ उगाते, ज्वार बाजरा वगैरह और फसलें उगाते, तो जो हमें पानी एक साल में गन्ने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, वो 5-6 साल अगले जो है ज्वार और जो फसलों के लिए काम आती है। ये बात इससे जुड़ी। लेकिन मैं आपकी बात को जो कहना चाहूँगा, आपने कहा सिंगापुर का एग्जाम्पल। सिंगापुर में जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के साथ साथ आपने एक बात कही कि पहाड़ों में विकास की ओर हम नहीं देख रहे हैं। जब तक सिंगापुर में जो विकास है आज सस्टेनेबल है, आज पहाड़ों में विकास है, वो चीज़ नहीं। क्या हम विकास करके वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? जब तक हम उनको उसकी धारा से नहीं जोड़ेंगे, उनको हम रोज़गार, उन्हें रोज़गार के लिए मैदानों में आना पड़ता है। मालूम पड़ता है लड़कियाँ रह गई, औरतें रह गई, वो वहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ काम नहीं प्रोडक्टिव कर पाते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। मैं एक कॉलेज में अभी कुछ दिन पहले इम्तिहान लेने गया, ज़्यादातर लड़कियां जो हैं, मैंने कहा भाई तुम लोग पढ़ते हो, उनमें से कम उम्र की लड़कियां भी मुझे दिखाई दी। भाई तुम्हारी शादी हो गई अभी से, ऐसा यहाँ क्या करते हैं माँ बाप जो है चले पिताजी हमारे भाई पढ़े चले जाते हैं, यहाँ हमारे यहाँ कुछ रोज़गार नहीं है, तो सोचते हैं कि लड़कियों के साथ कोई बात ना हो जाए तो शादी करके चले जाते हैं, रहते हैं वहाँ पर।
इसका मतलब ये है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं क्या हम उस डेवलपमेंट को वहाँ के स्थानीय लोगों से जोड़ रहे हैं, ये हमें जोड़ना पड़ेगा। सिंगापुर में जो डेवलपमेंट हुआ वो जोड़ा हमने, वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचता है, इकोनॉमी उनकी इसलिए डेवलप। पहाड़ में रह करके यहाँ का आदमी जा कर के वहाँ काम कर रहा है, उसको रोज़गार मिल रहा है, लेकिन पहाड़ के आदमी को वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो हट गया। अभी हम अखबार में खबर पढ़ रहे था, एक आदमी जाता है यहाँ से सामान लेके जाता है, वहाँ बेच करके यहाँ चला आता है। इसका मतलब वहाँ क्या ऐसा डेवलपमेंट नहीं है। एक बात और मैंने महसूस करी है, मैदान का आदमी जो है पहाड़ के लोगों को जो है कुछ ऐसा लगता है कि उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा दबाता है। किस तरह से, जैसे जो चीज़ यहाँ पर 10 रुपये में बिकती है वो वहाँ जाकर के उनके पास जो पहुँचती है वो 20 रुपये में पहुँचती है। उनको उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो उनका खर्चा जो है उससे चल सके। तो वो जो हम इस शोषण को नहीं रोकेंगे, उनको भी उसी दाम में वो चीज़ देंगे। 10 रुपये में यहाँ मान लीजिए जो है कपड़े का जो 1 गज बिक रहा है, वो उसे हम क्या करते हैं, वो पहाड़ के आदमी को भाई ये बहुत दिनों बाद पेमेंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो हम उसको 30 रुपये गज दे देते हैं और वो मजबूर होकर बेचारा ले जाता है। क्यों? उसे उधार लेना है, पैसा उसके पास है नहीं, तो उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो क्यों ना हम इस तरह के डेवलपमेंट करें कि कहीं ना कहीं उसको जुड़ाव कर दें लोकल, तो वो डेफिनेटली जो होगा पहाड़ों की जब प्रगति हो जाएगी और उसके साथ हम जुड़ जाएंगे तो बहुत सही है। जी ने बात की है कि डेवलपमेंट पहाड़ के जो लोग हैं, विकास जो होना चाहिए पहाड़ के लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नीरज जी ने जो बात रखी थी कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर है ना पर्यावरण के संबंध में हमारे क्या कदम होना चाहिए, उसका उत्तर देना चाहूँगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर तो हम लोग, जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथी कह रहे थे कि हमें प्लास्टिक का उपयोग है, पॉलीथीन का उपयोग है, इसको कम से कम यूज़ करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, शासन प्रतिबंधित नहीं करता है, सरकार प्रतिबंधित कर देती है तो बात अलग है। वैसे उसके प्रतिबंध के बाद भी जब तक नागरिक में चेतना नहीं होगी तब तक उसका प्रयोग बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया हो कि रात में 10 बजे के बाद है ना माइक नहीं चलाए जाएंगे, डीजे नहीं चलाए जाएंगे, है ना पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, पर हम देखते हैं नगर और शहर में देखते हैं कि रात्रि जागरण के कार्यक्रम है ना, और बहुत जो शोर शराबा है, ध्वनि प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा होता है रात में ज़्यादातर है ना बैंड बाजे खूब बजते रहते हैं। दिवाली की रात हो या उससे 1 दिन पहले तो 3 दिन बाद तक जो है पूरी रात पटाखे चलते हैं ना, तो शासन देखता ही है। सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में क्या निर्देश है इसकी जानकारी तो है। अब या तो व्यक्ति में अपने आप उतनी चेतना हो, उतनी समझदारी हो, है ना, कि रोकने का प्रयास करे। तो मैं चूँकि शिक्षा से संबंधित हूँ तो मेरा मानना तो यही है कि हमें शिक्षा के द्वारा भी आम आदमी में, सभी बच्चों में है ना इस तरह की जो है चेतना जागरूकता पैदा की जाए कि वो वातावरण को कम से कम प्रदूषित करें। नगर में हम देखते थे सहारनपुर में हर बड़ी कॉलोनी में पार्क के स्थान छोड़े गए थे, परंतु जो पार्क थे वो अतिक्रमण का शिकार हो गए। लोगों ने किसी न किसी तरीके से है ना उनको नष्ट कर दिया है पार्कों को। अब वो एक तरह के फेफड़े होते हैं, बड़ी कॉलोनी का पार्क जो है एक फेफड़ा होता है, लंग्स होते हैं। जब हम उन्हें नष्ट कर देंगे तो उसके दुष्प्रभाव तो हमको झेलने होंगे। दूसरा ये है कि यातायात का दबाव जो है वो नगर पर, शहर पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो 3 व्हीलर्स चलते हैं वो इतना ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, हाँ, और उनका कोई चेकिंग भी प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है। वो जहरीला धुआं इतना छोड़ते हुए चलते हैं ना, इस बात की जांच पड़ताल निरंतर की जानी चाहिए कि वो है ना एक सीमा से अधिक जो है प्रदूषण ना फैलाएं। तो कुछ ये ऐसे उपाय हैं जिनकी सहायता से कम अपने नगर को, अपने शहर को तो हम प्रदूषण से बचा ही सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात आती है, अब लिखा रहता शर्मा जी की बात में मैं कह रहा हूँ, मैं रानी बना के रख राजा बना दूँगी, इसलिए धुआं छोड़। कुमार जी सब ने अपनी बात रखी है कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। दूसरी शर्मा जी ने कहा कि जो ओवरलोडिंग धुआं निकलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, उसको भी रोका जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है चेतना लोगों के अंदर आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया? परिचर्चा में जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। पहली बात तो यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर डेवलपमेंट हो तो नियोजित ढंग से होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ प्लास्टिक, मैं मानता हूँ कि प्लास्टिक का वास्तव में जो है बहुत बड़ा योगदान है देश को पीछे ले जाने में। आज ये बात बिल्कुल सही कही है उपाध्याय जी ने कि 50-60% जो समस्याएं हैं वो तो अपना आप ही ख़त्म हो जाएंगी जब इसको हुआ है। हमारे यहाँ पे अभी तक जो सड़कें हैं, सड़कों के दोनों ओर जो
पेड़ पौधे उसमें लगवाए जा सकते हैं, वहाँ पे कभी लगवाने की तरफ नहीं ध्यान दिया जाता। प्रशासन कभी प्रयास नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी स्टूडियो में आए और इतने ज्वलनशील मुद्दे पर हमसे बातचीत की। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे की परिचर्चा के साथ। देखते रहिए आप चैनल न्यूज़ विजन।